समझ नहीं आ रहा। हाँ। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को इतना अच्छा बम्पर जीत मिली है, हाँ। बट वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल सत्ता पलट गई? देखो, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राजनीति के उससे लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, देखो, जब बड़ी बड़ी पार्टीज, जो नेशनल लेवल की पार्टीज और स्टेट में जीतती चली जाती है, लेकिन साउथ के अंदर और मेनली तमिलनाडु के अंदर सारी पार्टियां फेल हो जाती हैं। क्योंकि तमिलनाडु की ना एक रूपरेखा या तमिलनाडु के लोगों का राजनीति के अंदर एक तरीका वो बहुत अलग है। तो तो आप मुझे थोड़ा उस तरीके के बारे में बताइए, कोई आइडिया कि हमेशा ऐसा क्यों सत्ता बदलती रहती है? तमिलनाडु क्यों एक अलग ही इलेक्शन के लिए जाना जा रहा है अपने लिए? हाँ, देखो, तमिलनाडु के साथ में क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टीज कहीं और जीती, लेकिन तमिलनाडु में फेल हो गई। लेकिन वो तमिलनाडु क्या करता है, तमिलनाडु के लोगों के अंदर क्या है या तमिलनाडु की राजनीति में क्या है, वो नेशनल लेवल की पार्टी को तवज्जो नहीं देते। वो देते हैं अपनी लोकल पार्टीज हो, और लोकल पार्टीज और तमिल के नाम पे हो। क्योंकि वहाँ उनके अंदर ना बहुत डिफरेंस है कि एक हमारी तमिल भाषा का आपने बहुत सारा ह्यूज कंट्रोवर्सी देखी होगी कि वो इमोशनली हाँ, ज्यादा अपने इमोशनली टच और कल्चर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रह रहे राइट, हैं। हाँ, राइट। और फिर उनके अब जब भी कभी हिंदी भाषा आती है तो उनको लगता है कि यार नहीं, हिंदी भाषा हमारे ऊपर थोप दी जाएगी, हम तो तमिलियन हैं और इस रीजन में तमिल ज़्यादा है। और और आप देखोगे कि काफ़ी जगह ऐसा था कि इसलिए वो जो स्टेट सेंट्रल लेवल की राजनीति और पार्टी की होती है ना, उनको पसंद नहीं करती। आप देखो, कांग्रेस, बीजेपी, दोनों बड़ी बड़ी पार्टीज देश की बड़े स्टेटों में अच्छे तरीके से मार्जिन से जीतती है, लेकिन तमिलनाडु में जाके फेल हो जाती है। वही क्योंकि वहाँ की दो ही पार्टीज है, और डीएमके और एआईडीएमके, और छोटी छोटी और भी पार्टीज है, लेकिन वही राज करती है, वही सब कुछ करती है, वही सत्ता परिवर्तन होता है। अगर आप देखो, नई पार्टी बनी विजय की टीवी के, वो भी आई, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस बहुत सालों से वहाँ घुसने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सालों से वहाँ घुसने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार बने, हम वो तीसरा मेजर वाला या तीसरा धड़ा बन के आए, जो उस स्टेट के अंदर हम आने वाले समय में अपनी सरकार लेके आए। लेकिन तमिलनाडु की जनता ने ना डीएमके एआईडीएमके के बाद में अगर कोई पार्टी चुनी तो टीवी के चुनी, ऐसा है। और आप देखो कि बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े लीडर है वहाँ, अन्नामलाई या और, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि तो सर, आपको कहीं ये नहीं लगता, जैसे अन्नामलाई की हम बात हाँ। करें तो कहीं ना कहीं जैसे एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया कि अपनी लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। हाँ। कहीं अन्नामलाई तो ही कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि बीजेपी खुद ही ना जीत पाए? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या है, मैं बताता हूँ। अन्नामलाई के बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं। अन्नामलाई एक ऐसे पॉलिटिशियन से पहले एक ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जिसके लिए लोग ट्रांसफर पर लोग फूट फूट कर रोते थे, पब्लिक रोडों पे आ जाती थी, और यूथ इस लेवल तक भावुक हो जाता था कि नहीं यार, ये अन्नामलाई हमारे एरिया में रहने चाहिए पुलिस अधिकारी। इनका ट्रांसफ़र ना उडुपी, जब ये ज्वाइन हुए तो इनका ट्रांसफ़र उडुपी के अंदर कर दिया। तो उडुपी के अंदर ना बहुत छोटे माफिया और छोटे अपराध बहुत थे, तो इन्होंने गए, लोगों की बात सुनी, और ऐसा बोलते थे कि लोगों की बात वहाँ सुनना ना एक बड़ा चैलेंज था, कि उनको लगता था लोगों को कि मेरी बातें सुनते ही नहीं अधिकारी और हमारा कुछ है नहीं ऊपर से। तो इन्होंने लोगों के बीच में गए, लोगों से बात सुनी, उनको टेकल कर अपराध को बिल्कुल कम करा। फिर इतना सरकार को इस हिसाब से बढ़िया लगा कि सरकार ने फिर इनको चिकमंगलूर भेज दिया, आईपीएस अधिकारी इनके प्रमोशन करके। तो चिकमंगलूर के अंदर भी उस टाइम दंगे हो रहे थे सांप्रदायिक, दो धड़ों के। अच्छा, तो उनको भी लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दोनों धड़ों को बैठा के एक टेबल पे एक प्लानिंग के साथ में उस चीज़ों को सरकार के इर्द गिर्द प्लानिंग करके, और अपनी क्या नाम है, जो कानून व्यवस्था को संभालते हो पूरा दंगा वो किया। फिर उसके बाद में सरकार ने इनको एक अच्छे अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उसमें इनकी गिनती की, और इनको जो कर्नाटक की राजधानी है आईटी पार्क बेंगलोर, वहाँ भेज दिया इनको ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए। तो मैं भी जब गया हूँ बेंगलोर, तो एयरपोर्ट से जहाँ मुझे जाना था वहाँ 1.5-2 घंटे लग रहे थे, और ऐसा हुआ लिटरली। और लोग, और सुबह शाम तो इतना गंदा ट्रैफिक होता है ना, आप मैनेज भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि ये है। और वहाँ और बेंगलोर का क्या है कि बेंगलोर जो उनका एयरपोर्ट है वो सिटी के बाहर है, 45-50 किलोमीटर से अराउंड, मुझे जो लगता है। तो इतना समय तो मैंने तो खुद फेस किया। तो इनको उस ट्रैफिक के लिए प्लानिंग, तो इन्होंने क्या करा ना, छोटे छोटे पहले उसकी देखा कि यार कहाँ जाम होता है, कहाँ कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, क्या चीज़ है। क्योंकि वहाँ ना बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल कंपनीज बहुत है आईटी की, और आईटी का बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको साइबर सिटी के नाम से। तो उसको मैनेज किया इन्होंने। फिर 2019 और 20 के आसपास इन्होंने वहाँ से पूरा का पूरा अपना रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद में, और छवि इनकी बहुत बढ़िया थी। लोग बाग रिजाइन देने मतलब लोग बागों को समझ में नहीं आया यार, एक अधिकारी इतना बढ़िया और वो रिजाइन दे के चला आया। फिर कुछ ही दिनों में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बीजेपी का संगठन को, एक संगठन था और दूसरा एक पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश करी जो तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय होने की वो थी। फिर धीरे 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 इन्होंने अपनी वो करी। लेकिन अब देखो 2 इलेक्शन ना बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, क्योंकि इनके अंदर कमियां नहीं थी। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु था, इनके अंदर कमियां नहीं थी। लोगों को इनसे प्रेम था, इनको लोग इनकी बातों पे यकीन करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी को लाइक नहीं करते, इसलिए इनको वोट नहीं दी। और वहाँ ये बोलते थे कि यार अन्नामलाई बंदा बढ़िया है, पर लेकिन गलत बीजेपी, हाँ वहाँ कि के लोग हाँ बीजेपी को पसंद नहीं करते, इसलिए अन्नामलाई जी को भी हाँ, पसंद क्योंकि नहीं। अन्नामलाई ने बहुत मेहनत की है वहाँ। और फिर अन्नामलाई ने अभी कुछ, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अपनी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी छोड़ के अपनी पार्टी बना ली है। तो ये मतलब उन्होंने अपना पूरा अपना रिजाइन दे के एक बीजेपी हाँ। ज्वाइन कर ली, अब उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। तो उसके पीछे का रीजन और क्यों ऐसा किया, कोई देखो, माइंडसेट? मुझे तो जो लग रहा है ना, मैंने भी जो देखा और अपनी सोचा और मैंने रणनीति देखी, तो मुझे देखो तमिल कभी भी ना रिजाइन होता था, अभी बताता हूँ रिजाइन होता है। आप जाते हो अपने घर पे, जाते हो अपना लिखते हो और रिजाइन सेंड करते हो मेल पे या कुछ पे, और आप सीधा किसी पार्टी से रिजाइन कर देते हो, क्योंकि आपके मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक अन्नामलाई ऐसे थे, तमिलनाडु से दिल्ली आए, बीजेपी अध्यक्ष से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, और भी नेताओं से मिले, मिलके 1-2 दिन बाद अगले दिन शाम को रिजाइन कर दिया। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी समझ में आ गया कि हमें लाइक नहीं कर रहे, हमारी पार्टी वहाँ चलेगी नहीं इस नाम से, हमें दूसरा कोई पैरेलल ऐसा बंदा होगा जो हमारे लिए ही होगा। फ्रंट एंड वो अपने लिए वहाँ की लोकल पार्टी होगी, लेकिन बैक एंड पर कभी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ तो इनका मेलजोल है, जो बीजेपी ने भी समझा है। क्योंकि इतनी अच्छी घनिष्ठ और इतना अच्छा इनको तमिलनाडु में भेजा, पावर दी, और एक सीनियर लीडर की तरह इनको तमिलनाडु में, और इतना बड़ा स्टेज की अगर किसी अन्नामलाई जैसे शख्स को अगर लीडरशिप दी जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी की ये देखो प्लानिंग है कि अब अन्नामलाई आप जाओ अपनी लोकल पार्टी देखो, और बैक एंड में वो बीजेपी के हाँ, को कि ही कभी सपोर्ट इन करे। केस कभी ज़रूरत पड़ेगी और आपकी पार्टी आती है, और हमारी पार्टी अगर कुछ सीटों पे रहती हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप समर्थन हम दे देंगे। क्योंकि टीवी के जो है ना, टीवी के बिल्कुल अगेंस्ट है बीजेपी के, और डीएमके और डीएमके और या एआईडीएमके में से भी एक है जो वो है। तो ये चीज़ें विरोध है, तो उनको भी लगता है। और काफ़ी सारे स्टेट है, सिक्किम है, जो सिक्किम में बीजेपी की सब पार्टी है वो सत्ता में आती है, या और भी स्टेट है वो सत्ता में आती है, लेकिन क्या नाम है, बैक एंड पर सपोर्ट बीजेपी को दे देते। बीजेडी थी तो BJP, हाँ, हाँ। बीजेडी भी थी उड़ीसा की, उड़ीसा की। तो वो भी बैक एंड पे बीजेपी को ही सपोर्ट करते थे। तो फ्रंट एंड तो इसके साथ विजय के साथ ये तो एक वो क्या नाम, अन्नामलाई के साथ एक वो तो है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखो अन्नामलाई को जो अब एकदम से आपने देखा होगा बात, वो कहीं ना कहीं विजय से विजय की जीत की वजह से परेशानी तो हुई। वो तो होगी हाँ कि इतना सब कुछ किया और एक पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब उसको भी रिजाइन देना पड़ गया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ तो होंगे ही आपस नहीं में। नहीं नहीं, वैसे नहीं, देखो क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को ना डीएमके और एआईडीएमके से, ठीक है, ये दोनों पार्टी पहले एक थी, इसमें से टूट के अलग एक पार्टी हुई थी। तो उनको ये लग रहा था यार एक बार डीएमके और एक बार एआईडीएमके, ऐसे चलता था।
चल रहा था काफ़ी समय से, उनको लगता था यार तीसरा एक बंदा आना चाहिए जो हमारी बात सुने, कुछ अलग करे। वो अन्नामलाई अगर आज से 5 साल 10 साल पहले अगर पार्टी स्टार्ट कर लेते या 2019 में अगर स्टार्ट कर ले, तो आज विजय की जगह अन्नामलाई सीएम होते और पूर्ण बहुमत से मुझे लगता है 150 सीटों के साथ ना होते, क्योंकि बहुत वो था। जो अन्नामलाई को बाद में आने के बाद में समझ में आया कि यार ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस टाइम अगर देखोगे ना 1.5-2 महीने के अंदर 2 ही लीडर हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक अन्नामलाई को लग गया कि यार अगर मैं आज से 5 साल पहले या 2 साल पहले भी अगर पार्टी स्टार्ट कर देता तो आज मैं होता और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लोकल पार्टी बनानी चाहिए थी। एक राघव चड्ढा को लग गया कि यार मैं अगर इन यूथ की आवाज़ उठा रहा था, अपनी पार्टी नहीं बना लेता, मुझे भी लगता है उनको बना लेते तो वो था। तो खैर वो तो हम तमिलनाडु पे आते। तो ये टीवीके था, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने देखा यार टीवीके है, वो विजय को यार जिताते और दे दिया। 108 सीटें कम नहीं होती है फर्स्ट टाइम में तमिलनाडु जैसे स्टेट में। बीजेपी को कितनी मिली? एक। और अगर एक मिली है ना, उसका मार्जिन भी देखोगे कितना है, आप गैस करो कितना होगा मार्जिन? 1900 कुछ वोटों से जीती है। इसका मतलब वो हारते हारते जीते हैं। अगर ये 900 मेरे ख्याल से 907 970 सीटें वोट भी अगर उससे ज़्यादा वोट मिल जाती तो बीजेपी वो भी सीट लूज़ कर देती। ऐसा हुआ है। तो क्योंकि आप समझ सकते हो ना, देखो बीजेपी के साथ में तमिलनाडु के साथ में पश्चिम बंगाल भी हुआ। क्या पश्चिम बंगाल में स्वाइप किया, एक अलग ही अपनी पार्टी का एक अलग ही लेवल लेके आए और अलग ही पूर्ण बहुमत लेके आए और आसपास भी कोई नहीं है और हिला के रख दिया बहुत। लेकिन तमिलनाडु के अंदर सारी पार्टियां फेल हुई भाई। ठीक ये है, 2 बहुत शॉकिंग इलेक्शन रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ से ज़्यादा मजबूत है तमिलनाडु से, ज़्यादा उनका गठबंधन मजबूत है केरला में अब आज की डेट में। और तमिलनाडु देखो, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ना, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ में लोगों का एक प्रेम ना, एक ये रहता है कि यार हम उनका टच ना, एक जैसे टीवी के को अब काफ़ी उनको समझना होगा कि यार हमें ना सेंटर के साथ में एक तालमेल बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ना, श्रीलंका के अंदर भी तमिलियन रहते हैं बहुत सारे, ऑलमोस्ट 15-20% है मेरे ख्याल से। और या आपने सुना भी होगा कि तमिलनाडु के लोग ने श्रीलंका के अंदर जाके शादी कर लिया, श्रीलंका ने तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि अगर हम सी रूट की बात करें तो वहाँ से श्रीलंका का गैप थोड़ा कम है। तो वहाँ लोगों को अपना, उनको लगता है सेंटर के साथ में हमें श्रीलंका के लिए रिलेशन भी बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि और वो तमिलनाडु ही को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट का तालमेल बिठाना और श्रीलंका में जो तमिलियन लोग हैं उनकी भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके साथ अगर श्रीलंका में कुछ हो रहा है तो उनकी बात भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को या तमिलनाडु सीएम को रखनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे तमिलनाडु में लोग उनके विरोध में आ जाते हैं, यार आप उनकी बात नहीं कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि उनकी बात तो इनको करनी पड़ेगी ना। 12-15% है। मैं गया था श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर मैंने देखा कि हर तीसरा चौथा बंदा तमिलियन मिलता था, कि कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार या वो उनकी शादी या होने, तो वो सब तमिलनाडु में थे। और इवन इंडिया के किसी स्टेट में नहीं गए, लेकिन वो चेन्नई और तमिलनाडु के अंदर वो होके आए हुए, क्योंकि उनके रिश्तेदार रहते ही। और श्रीलंका के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छे तमिलियन बहुत अच्छे उस पर है, पोजीशन पे मैंने देखा है। मैं उनसे बात की है, मैं मिला हूँ और वो है। और श्रीलंका कोलंबो तो बहुत अच्छा है। सर इतना सब कुछ होने के बाद अब बीजेपी के कोई प्लान्स हैं तमिलनाडु को लेके? देखो मुझे जो लगता है ना, तमिलनाडु के साथ में उनका वही प्लान है कि यार अब समर्थन आप अन्नामलाई को दो। अन्नामलाई अब नहीं तो 5 साल बाद अगर अपनी गवर्नमेंट लेके आते हैं, अगर कुछ सांसद भी लेके आते हैं जो 2029 में है, उनकी प्लानिंग 2029 के लिए है। ये तो लूज़ कर दिया। और पार्टियाँ तो जैसे ममता बनर्जी है, आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ही उसमें आ गए रोप में, यार ऐसा कैसा हो गया, उनको पचना। लेकिन बीजेपी ने कहा ठीक है वो हमारी गलतियाँ थी, लेकिन वो चाहते कि अन्नामलाई जो है ना 2029 का जो उनका लोकसभा का इलेक्शन हो उसमें उभर के आए
और 2 4 5 सीटें भी ले आएंगे तो वो कहीं ना कहीं जब हमें जी सपोर्ट पड़ेगी तो वो हमारे अगेंस्ट में नहीं, हमारे साथ होंगे। ये बीजेपी की तमिलनाडु के अंदर एक प्लानिंग है। तो जो कहीं ना कहीं वो अन्नामलाई के रूप में अपना ही देख रहे हैं, क्योंकि देखो उनको लग गया हमारी तो गवर्नमेंट कभी आनी नहीं है। आने नहीं है। अभी तो नहीं, अब इन फ्यूचर आ जाए वो तो कोई नहीं, लेकिन अभी तो अगले 5 साल 10 साल तो उनको नहीं लग रहा है। एक सीट है, एक सीट से भी वो, और हो सकता है एक सीट वाला भी हो तो वो भी टीवी को में चले जाए, तो क्योंकि उस पर तो दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। बट वही सर, अगर बीजेपी अन्नामलाई के ऊपर नहीं डिपेंड हो रही हाँ। है तो इस टाइम अन्नामलाई की इमेज तो काफ़ी ख़राब हो गई होगी ना तमिलनाडु में, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, अब रिज़ाइन कर दिया, एक किसी पोजीशन पर रह ही नहीं पा रहे अन्नामलाई। नहीं, अन्नामलाई देखो, अन्नामलाई वहाँ वहाँ लोगों से ही मेरी बात हुई तो वहाँ इतना वो था नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई इन 5 7 सालों में। और जितना भी अन्नामलाई ने एक संगठन, हाँ संगठन को जो अंदर पुराने लोग थे उनको एक ये लगता कि अन्नामलाई हमारे पर इमीडिएट ऊपर से लाके थोपा गया है, हमारी रणनीति थी, हम वो कहीं ना कहीं वो मतभेद वहाँ गैप था। तो उस गैप को भी बीजेपी चाहते हैं अन्नामलाई बाहर निकले, तो वो जो पुराने लोग हैं वही चलाए। तो ये कहीं ना कहीं अन्नामलाई के लिए ये लोगों को तो अन्नामलाई पहले से ही पसंद थे कि अन्नामलाई, लेकिन वो अन्नामलाई को पसंद करते थे लेकिन बीजेपी की पार्टी में नहीं। अन्नामलाई वो चाहते थे वो यार ऐसे इंडिविजुअल अन्नामलाई इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल अन्नामलाई अगर आ जाते ना तो अन्नामलाई को वो आज भी मान लो कुछ ना कुछ सीटें तो वहाँ मिल जाती, अगर वो मिल जाती। तो मतलब अगर हम कुल मिला के माने तो अन्नामलाई की पर्सनली कोई इमेज खराब नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अन्नामलाई ने लेट बहुत कर दिया है। 2019-20 के बाद में अगर 2026 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 इलेक्शन निकल गया, तो लेट आपने बहुत कर दिया। ये जो एक्शन आपने अभी लिया ना, ये अगर आप 4 महीने या 1 साल पहले ले लेते ना तो आज आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे होते तमिलनाडु की कोई ना कोई राजनीति पोजीशन होती है। होती, और तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा स्टैंड कर रहे होते। मेरा भी मानना यही है कि उनको 1 साल पहले स्टैंड करना था, और या फिर अन्नामलाई को आना था, तो अन्नामलाई को कोई ना कैबिनेट मिनिस्टर या किसी का दर्जा लेके वहाँ काम करना था। क्योंकि जब आप रहते हो, फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, सपोज बीजेपी आपके साथ है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, लोगों के 1 to 1 काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उस रीजन में आप घूम रहे हो, 1 या 2 अगर मिनिस्टर भी आप वहाँ से बना देते हो, और वो तो लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं। फिर लोग आपकी बातें ज़्यादा सुनते हैं कि यार ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इसका मतलब सेंटर से ज़्यादा है तो ये हमारे कल काम आएगा। फिर उस तरीके से भी आना चाहिए था अगर अन्नामलाई को आना था। भाई तो अब अगर हम फ्यूचर की बात करें सर, तो कहीं ना कहीं अन्नामलाई और विजय का आमना सामना रहेगा। हाँ, तो अब ये तो हो गया कि हाँ, तो उस आमने सामना कैसा, आपको क्या लगता है इन दोनों के आमने सामने में कौन ज़्यादा सीटें लेके जाने वाला है? देखो मुझे लगता है कि इस 5 साल तो टीवीके का देखो अभी कम है, बहुमत नहीं है, लेकिन ये 5 साल टीवीके चला लेगा। ठीक है, टीवीके के साथ में एक बड़ी वो थी कि टीवीके ने बोला, विजय ने बोला है कि अगर डीएमके और या एआईएमके मिलके सरकार बनाते तो हम सारे रिजाइन कर देंगे। तो वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो गलत तरीका हो जाएगा। और आप मान लो 100 अगर सारे मिल जाते और 108 भी अगर कर देते तो फिर भी उनको बहुमत तो है ही ना, आपके पास तो पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन क्या है कि अब जो लड़ाई है ना वहाँ तमिलनाडु में, मुझे लगता है अन्नामलाई और विजय की हो गई है डायरेक्ट, क्योंकि अन्नामलाई ने ना जो अपने आप को विजय के साथ का देख लिया है कि यार ये क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, और एक ने हाँ एक पीछे था बैंक में जिसको कहीं नहीं था, मैं आगे था, लेकिन वो लास्ट के 2 दिन आके उसने एग्ज़ाम पास कर लिया और मैं रह गया। अब मुझे भी पास करना है, तो उसका ये है कि अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें मैं पास होना है। तो उनको ये लग रहा है कि यार मैं 1 to 1 इसके साथ में अब मेरा ना कंपटीशन ना डीएमके ना मेरा कंपटीशन जो है टीवीके के साथ में है। तो और क्या नाम है, विजय के साथ में उनका कंपटीशन, मतलब कि एक तो एज भी ऑलमोस्ट सेम ही है मुझे लगता है, और वो चाहते हैं कि यार जैसे ये फ्लाइंग मोड में आया है और डायरेक्ट हेलीकॉप्टर एंट्री किए इन्होंने और आके मान लो सीएम है, यार मैं भी आना चाहिए था, मुझे इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ और है वहाँ कि उनको जो अब ये लग गया है कि यार 5 साल तो मान लो ये विजय रहते हैं वहाँ पर, तो उनको लगता है यार अगले 5 साल
तो जब भी नेक्स्ट सीएम होना वो मैं होना चाहिए। अब नहीं, हाँ, क्योंकि इस 5 साल में तो कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं अन्नामलाई को अब ये भी है कि बाई चांस इनका गठबंधन टूटता है वो किसी कारण से, तो जब भी नेक्स्ट इलेक्शन हो तो मेरी प्रेजेंस उस इलेक्शन के अंदर होनी चाहिए, और मैं इतनी सीटें लेके आऊँ कि मेरी वजह से या तो मैं सरकार में हूँ, या मेरी वजह से मेरी वजह से ही सरकार, किसी की भी सरकार बने या कोई सीएम बने तो मेरी वजह से बने, या डिप्टी या सीएम मैं होना चाहिए। उनका भी ये एक रोल मॉडल है जो लोगों ने उनके साथ में बात करी है या उनके साथ में देखा है, तो ये देखो इसमें गलत नहीं है। और राजनीति में हार नहीं बोलते वो, और राजनीति में हार को बोलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए हाँ, आगे नेक्स्ट अच्छा टाइम के लिए आपको एक वो मिल गया, सबक मिल गया है। सबक मिल तो वो उनको भी ये लग रहा है। अन्नामलाई को खुद उम्मीद नहीं थी कि यार इतना बड़ा वो हो जाएगा, इतना बड़ा चेंजेस हो जाएगा changes, तमिलनाडु के वही, अंदर। वही, वही। हाँ, ठीक है। हो गया, ओके, थैंक यू। अब हो गया क्लियर।